बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम करेंगे पेज नंबर 33 पे क्लासिफिकेशन, उसके एम्स और उसके प्रिंसिपल्स। हम कर रहे हैं बायोडाइवर्सिटी चैप्टर नंबर 3। अच्छा, क्लासिफिकेशन क्या होता है? क्लासिफिकेशन होती है टू क्लासीफाई, क्लासों में, जैसे होता है क्लास। क्लास क्या होता है? ग्रुप, ठीक है। एंड किस लिए होता है? आइडेंटिफिकेशन के लिए। ये ग्रेड 8 है, ये ग्रेड 9 है, ग्रेड 4 है, उसके बाद 8A, 8B, 9M, 9R, 4 रेड, 4 ग्रीन, ठीक है। तो डिफरेंट तरीके से हम नेम लिखते हैं और ग्रुप्स को, ठीक है, क्लासेस को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। तो बेसिकली हम क्यों कर रहे थे? अपनी सहूलत के लिए, आसानी के लिए, ताकि हमें पता चल सके कि कौन से लेवल के बच्चे कौन से जो है वो क्लास में या ग्रुप में वो स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक आपको जो है ना एक सिंपल सा एक बताया कि होती क्या है, क्लासिफिकेशन क्या होती है, ठीक है। अभी हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि बायोलॉजी में जो है ना वो क्लासिफिकेशन से क्या मुराद है, ठीक है। आपको पता है कि एनिमल्स जो है और प्लांट्स, उनकी बहुत ही डिफरेंट टाइप्स हैं, उनकी तादाद भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। कहते हैं कि अभी तक जो पता चली हैं वो 1.5 मिलियन टाइप्स ऑफ एनिमल्स और 0.5 मिलियन टाइप्स ऑफ प्लांट्स। यानी एनिमल्स जो है वो 1.5 मिलियन टाइप्स, प्लांट्स की 0.5 मिलियन टाइप्स जो है वो पता चली हैं, ठीक है। लेकिन एक्चुअली कितनी एग्जिस्ट कर रही हैं वो अननोन है, बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो इसमें डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स होती हैं टाइप्स, जैसे मल्टी सेलुलर। कुछ जो है वो होती हैं इजी होती हैं, ठीक है, यानी सिंपल होती हैं, जैसे यूनिसेलुलर, जैसे बैक्टीरिया, ठीक है। तो जो एनिमल्स और प्लांट्स इतनी वैरायटी में जो पाए जा रहे हैं, फिर उसके अंदर जो है कुछ जो है वो सिंपल है और कुछ जो है वो कॉम्प्लेक्स है। अब फर्दर जाएं, कुछ जो है वो डेजर्ट में रहते हैं, कुछ जो है वो सी में रहते हैं, कुछ पोलर रीजन में रहते हैं, ठीक है, कुछ रेन फॉरेस्ट में रहते हैं, ठीक है, कुछ ज़मीन पे रहते हैं, कुछ समंदर में रहते हैं, कुछ वॉक करते हैं, कुछ फ्लाई करते हैं, ठीक है, कुछ जो है वो मूव नहीं करते, ठीक है। हर एक अपनी अपनी लाइफ है, उनका फूड कैसे वो लेते हैं, ठीक है, जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, जो डेंजरस कंडीशंस हैं, उनसे कैसे वो निपटते हैं, ठीक है। रहने के लिए हैबिटेट कैसे फाइंड आउट करते हैं, फिर रिप्रोडक्शन कैसे होती है, उनकी तादाद आगे कैसे बढ़ती है, ठीक है। तो हर एक के लिए डिफरेंट है, ठीक है। तो कहते हैं कि जब इस तरह की सो मैनी डाइवर्स, इतनी ज़्यादा किस्में हैं ऑर्गेनिजम्स की, तो ये डिफ़िकल्ट हो जाता है कि उनकी हम खसूसियात को कैसे पढ़ें, कैसे उसको स्टडी करें, ठीक है। तो उसको स्टडी करने के लिए इतनी बड़ी कलेक्शन को बायोलॉजिस्ट ने क्या किया कि उन्होंने जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। वही क्लासिफिकेशन वाली बात आ गई कि उनके ग्रुप्स बना दिए और उनके नीचे सब ग्रुप्स बना दिए। क्यों किया? आइडेंटिफिकेशन के लिए, और दूसरा के उनको स्टडी करने के लिए कि पता चल सके कौन सी जो है वो सिमिलर चीज़ें हैं, कौन सी जो है ना वो डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है। To study such a large collection, biologists classify the organisms into groups and subgroups, and for this task they require some system, ठीक है। तो ये ग्रुप्स और सब ग्रुप्स के लिए बनाने के लिए उनको क्या चाहिए था? एक सिस्टम चाहिए था, ठीक है। तो वो जो सिस्टम है ना वो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहता है कि इट इज़ अ मेथड बाय विच बायोलॉजिस्ट डिवाइड ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। जो मेथड है, जो टेक्निक है, ठीक है, जिसकी बेस पे वो उसको डिवाइड करते हैं ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स में, उस मेथड को कहते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। कि बायोलॉजी के हिसाब से आप उनको कैसे क्लासीफाई कर रहे हैं, कैसे उनको ग्रुप्स में रख रहे हैं, ठीक है।
तो ये तो हो गया क्लासिफिकेशन का। क्लासिफिकेशन क्या है कि ग्रुपिंग हम क्यों करते हैं, कि इतनी डाइवर्स और इतनी ज़्यादा नंबर के जो है ना वो स्पीशीज़ हैं, और फिर उनकी जो है ना हैबिटेट्स डिफरेंट हैं, उनका लिविंग स्टाइल डिफरेंट है, ठीक है। कुछ मल्टी सेलुलर हैं, कुछ यूनिसेलुलर हैं, ठीक है। उनके खाने पीने के तरीके, चलने के, ठीक है। तो ये सारा सब कुछ जो है ना वो डिफरेंट है, इकोसिस्टम्स जो है ना उनके डिफरेंट हैं, ठीक है। सही है। तो उनको स्टडी करने के लिए क्या करते हैं, उनकी ग्रुपिंग करते हैं ताकि हमें आसानी हो उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, उनकी सिमिलैरिटीज़ चेक करने के लिए, उनकी डिफरेंसेस चेक करने के लिए, उनका एवोल्यूशन चेक करने के लिए कि पहले वो क्या होते थे और अब वो जो है वो तरक्की करके तो वो कहाँ तक पहुँच चुके हैं, ठीक है। तो ये होगा क्लासिफिकेशन। अब एम, अब हम पढ़ते हैं कि एम ऑफ क्लासिफिकेशन, मकसद क्या है, क्यों हम कर रहे हैं, ठीक है। कहते हैं एक होता है टैक्सोनॉमी, ठीक है, ये बायोलॉजी की एक जो है वो ब्रांच है, ठीक है। और एक होती है सिस्टमैटिक्स, जो टैक्सोनॉमी जो है ये डील करती है क्लासिफिकेशन के साथ, कैसे क्लासिफाई कैसे करना है। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी, ठीक है। और जो सिस्टमैटिक्स जो है ये ऐसी ब्रांच है जो कि क्लासिफिकेशन से भी डील करती है, प्लस इसके साथ साथ वो जो है जो एवोल्यूशन उनका होता है, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को भी स्टडी करती है कि 100 साल पहले वो किस तरह के थे, 50 साल पहले कैसे थे, 200 साल पहले कैसे थे, ठीक है। सही है। अब वो किस शक्ल में आ चुके हैं, ठीक है। कौन से जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, कौन से नए आ चुके हैं, तो वो एवोल्यूशन को भी देखते हैं कि पहले क्या थे और अब वो क्या हो चुके हैं। तो जो सिस्टमैटिक्स है वो क्लासिफिकेशन और एवोल्यूशनरी हिस्ट्री दोनों को टेक केयर करती है, वो स्टडी करती है क्लासिफिकेशन को भी और एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को भी, ठीक है। अब इन दोनों के मकसद क्या हैं, दोनों ये जो ब्रांचेज हैं, ठीक है, इसका एम क्या है, क्लासिफिकेशन और एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, ठीक है। इसमें एम ये है कि एक तो देखा जाए कि जब हम ग्रुपिंग करेंगे तो सिमिलैरिटीज़ क्या है उनमें, डिफरेंसेस क्या हैं, ठीक है, ताकि उनको हम क्यों करते हैं इस तरह सिमिलैरिटी डिफरेंस, ताकि हम उनको इजीली स्टडी कर सके, ठीक है। ये पहला पॉइंट है कि जो टेक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स जो है इसका क्या फ़ायदा, क्या मकसद क्या है कि हमने स्टडी करना है कि क्या सिमिलैरिटीज़ हैं डिफरेंट स्पीशीज़ की के दरमियान, क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और क्या डिफरेंसेस हैं, ताकि हम इजीली इनको स्टडी कर सकें, ठीक है। और दूसरा ये है कि जो उनके दरमियान जो रिलेशनशिप है एवोल्यूशनरी जो उनके दरमियान रिलेशनशिप है उसको स्टडी करना है, ठीक है। टू फाइंड द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स अमंग ऑर्गेनिजम्स, जो डिफरेंट स्पीशीज हैं, जो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके दरमियान क्या एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है, वो कैसे कैसे जो है ना वो बड़े हुए, पहले 2 साल पहले उनकी क्या हालात थे और अब वो क्या हुए और उनमें क्या आपस में रिलेशनशिप था, ठीक है। तो ये हो गया एम, ठीक है। अब हम देखते हैं कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, किस बेस पे जो है ना हम ग्रुपिंग करेंगे, किस बेस पे हम करेंगे क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो वी विल सी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन जो बेस करती है कि उनके दरमियान रिलेशनशिप क्या है, जो ऑर्गेनिजम्स जो हैं डिफरेंट, ठीक है, उनके दरमियान क्या रिलेशनशिप है। क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन रिलेशनशिप अमंग्स ऑर्गेनिजम्स एंड सच रिलेशनशिप इज गॉट थ्रू सिमिलैरिटीज इन कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, खसूसियात, ये गुड भी हो सकती हैं, ये बैड भी हो सकती हैं, ठीक है। जो उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, उनमें क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या क्या चीज़ें उनके उनमें कॉमन पाई जाती हैं, उनका कलर, उनका टेक्सचर, उनकी हाइट, उनकी एज, उनका वेट,
उनका खाना पीना या उनका हैबिटेट। तो इसमें क्या देखते हैं कि क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स में। सो क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिजम्स एंड सच रिलेशनशिप इज गॉट थ्रू सिमिलैरिटीज इन कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, ये बताती हैं कि these similarities suggest that all organisms are related to one another at some point in their evolutionary histories। ठीक है, कि हिस्ट्री से लेके जब वो चले थे तो मे भी उनमें शुरू में कुछ सिमिलैरिटीज थी, फिर वो अलग-अलग हो गए। ठीक है, तो क्या बताता है कि these similarities suggest that all organisms are related to one another at some point in their evolutionary histories। कहीं पे वो क्या थे, वो रिलेटेड थे। However, some organisms are more closely related than others। कुछ बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड होते हैं। जैसे कहते हैं कि जो स्पैरोज हैं, ठीक है, ये बर्ड है, तो ये पिजन्स भी बर्ड है। ठीक है, तो अगर हम देखें कि इंसेक्ट्स जो हैं, जब हम कंपेयर करें तो ये दोनों एक ग्रुप में होंगे। दोनों बर्ड्स हैं, उनके फैदर्स हैं, उन्होंने उड़ना होता है हवा में। ठीक है, उनकी खुराक इस तरह की में भी हो सकती है। इंसेक्ट्स जो है वो एक डिफरेंट कैटेगरी है। सो दीज आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, when biologists classify organisms into groups and subgroups, the similarities are seen in external and internal structures and stages of development। कहता है जो सिमिलैरिटीज होती है ना, वो इंटरनल भी देखी जाती हैं, अंदर क्या है, और एक्सटर्नल भी देखी जाती हैं। ठीक है, और डेवलपमेंट भी देखी जाती है उनकी। सही है। मॉडर्न जेनेटिक्स प्रोवाइड्स अनदर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन टू टैक्सोनॉमिस्ट्स। जेनेटिक्स क्या है कि वो भी प्रोवाइड करती है इंफॉर्मेशन टैक्सोनॉमिस्ट्स को। ठीक है, कि उनका एवोल्यूशन कैसे क्या हुआ, उनकी जो जनरेशन हैं उनमें क्या करेक्टरिस्टिक्स आई, कौन सी लूज हुई, ठीक है, कौन सी नई आ गई। ठीक है, द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस इन द डीएनए ऑफ टू studied organisms can be used for getting an idea about similarities and differences in their structures and functions। कहते हैं उनके जो डीएनएज हैं, डी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है, तो ये इनका तल्लुक है जेनेटिक्स के साथ। इनकी जो स्टडीज है ना वो बताएगी, ठीक है, कि क्या सिमिलैरिटी और क्या डिफरेंस थी, उन डिफरेंस है उनके स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस में। स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस में, ठीक है, क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलैरिटी है। ठीक है, ये कौन बताएगा, डीएनए जो है ना ये इंफॉर्मेशन देगा टैक्सोनॉमिस्ट को। टैक्सोनॉमिक हायरार्की, द ग्रुप्स इनटू व्हिच ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड आर नोन एज टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज आर टैक्सा। ठीक है, ये जो ग्रुप्स जो होते हैं उनको क्या कहते हैं, टैक्सा। क्लासेस हैं क्या कहते हैं, TAXA। चूँकि टैक्सोनॉमी में ये हम ग्रुप्स पढ़ते हैं तो उससे ये टैक्सा का मतलब होता है ग्रुप, इससे हम टैक्सोनॉमी यूज़ करते हैं कि हम उसमें क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। द ग्रुप्स इनटू व्हिच ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड आर नोन एज टैक्सोनोमिक कैटेगरीज आर टैक्सा, जिसका सिंगुलर कहता है टैक्सॉन। द टैक्सा फॉर्म अ लैडर कॉल्ड टैक्सोनॉमिक हायरार्की। ठीक है, ये ग्रुप्स जो है ना वो इस तरह से बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, लैडर की तरह के। ठीक है, सही है, लाइक अ लैडर। ठीक है, तो इसको कहते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की। हायरार्की क्या होती है कि टॉप पे कौन बैठा हुआ है, उससे नीचे कौन है, उससे नीचे कौन है। ठीक है, नीचे से ऊपर को स्टडी करना है या ऊपर से नीचे को स्टडी करना, ये होता है मतलब ये हायरार्की शो कर रहा है। ठीक है, ग्रुपिंग में। ठीक है, इनकी प्लेस किधर है। द टैक्सा फॉर्म अ लैडर कॉल्ड टैक्सोनॉमिक हायरार्की। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड टू 5 किंगडम्स। सारे जो एनिमल्स हैं, ठीक है, उनको डिवाइड किया गया है 5 किंगडम्स में। ठीक है, ग्रुप्स कह लें या किंगडम्स कह लें। सो किंगडम इज द लार्जेस्ट टैक्सॉन। जो सबसे बड़ा जो ग्रुप है टैक्सॉन का जो होता है टैक्सा। ठीक है, तो सबसे बड़ा ग्रुप क्या कहलाता है, किंगडम। ठीक है, 5 किंगडम्स हैं। On the basis of similarities, each kingdom is further divided into smaller taxa in the following way।
अब ये किंगडम जो है ना, ये फिर आगे जाके ये इसको ये फर्दर, जैसे मैं यहाँ पे सब ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, सब ग्रुप्स, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं कि ये जो किंगडम है ये फर्दर कैसे डिवाइड होगी। किंगडम डिवाइड होगी फाइलम में, PHYLUM, ठीक है। ये क्या है, ये ग्रुप है या डिवीजन है, किसके लिए, प्लांट्स और फंजाई के लिए। फाइलम इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस, ठीक है। ये किसके लिए है, ये रिलेटेड क्लासेस के लिए है जो एक जैसी है। इसके बाद आ जाता है क्लास। क्लास जो है ना, ये है ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स, ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स, उनको ऑर्डर में कैसे जो है ना वो लेके आना है रिलेशन के हिसाब से, वो हो जाएगा क्लास। फिर उसके बाद आता है ऑर्डर। ऑर्डर में इट्स अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज, ये इसमें क्या था, रिलेटेड डिफरेंट फैमिलीज का जो रिलेशन है वो आता है ऑर्डर के अंडर, ठीक है। फिर आता है जीनस। जीनस इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज, जो रिलेटेड स्पीशीज है वो आती है जीनस में। फिर आती है स्पीशीज, ये है सिमिलर ऑर्गेनिजम्स। अगर हम यहाँ से एंड से शुरू हो तो अगर लेट सपोज ये स्पीशीज फर्ज किया, ये अगर एक को शो कर रही है, कोई सिमिलर ऑर्गेनिज्म, कोई एक टाइप को, ठीक है, तो वो जब इकट्ठे होंगे तो रिलेटेड एक से दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, ठीक है। तो फिर और उनका जो ग्रुप है वो फिर एक बड़ी रिलेटेड फैमिली हो जाएगी। ये वन इंडिविजुअल है अगर, तो ये रिलेटेड एक जैसे हो गए, ठीक है। जैसे अगर ये एक बच्चा है, ये जो है दो तीन बच्चे हैं, ठीक है, फिर आगे जो है ना फैमिली आ जाएगी। फैमिली के ऊपर जो है उसके ऊपर टॉप पे आ जाएगा रिलेटेड ऑर्डर आ जाएगा। फैमिली के ऊपर आप ग्रैंड फादर्स वो डाल लें, ठीक है। फिर उसके और पीछे चले जाएं तो फिर ऊपर जो है ना वो आ जाएगा डिवीजन के प्लांट्स या फंजाई। तो इस तरह से आप नीचे से ऊपर भी जो है इसको देख सकते हैं, ठीक है। ये अभी आगे चलते हैं। स्पीशीज इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, जो सबसे नीचे कहता है वो स्पीशीज था, ठीक है। जो बेसिक यूनिट है वो क्या है, स्पीशीज, ठीक है। स्पीशीज इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स व्हिच कैन इंटरब्रीड फ्रीली अमंग देम एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, जो कि बच्चे भी पैदा कर सकते हैं, ठीक है, बट आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम ऑल अदर सच ग्रुप्स इन नेचर, ठीक है। जो दूसरे ग्रुप से आइसोलेटेड है लेकिन वो अपने बच्चे पैदा कर सकते हैं। ईच स्पीशीज पोजेसेस इट्स ओन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स, इकोलॉजिकल एंड बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। हर जो स्पीशीज है उसका अपना होगा स्ट्रक्चर, ठीक है, इकोलॉजी माहौल और बिहेवियर, ठीक है। हर स्पीशीज जो है ना वो अपना अलग से स्ट्रक्चर होगा, इकोलॉजी उसका माहौल होगा, उसका बिहेवियर होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। एक एग्जांपल दी हुई है कि किंगडम टॉप से शुरू होंगे तो एनिमेलिया, जैसे एनिमल होता है, ठीक है। फिर फाइलम उसके नीचे आ गया कॉर्डेटा, फिर क्लास आ गई मैमेलिया कि वो मैमल है, फिर ऑर्डर आ गया प्रीमेट्स, फैमिली आ गई होमिनिडे, फिर जीनस आ गई होमो, फिर स्पीशीज आ गई होमो सेपियंस, ठीक है। होमो सेपियंस जो होता है ये कहते हैं ह्यूमन बीइंग्स को, यानी इंसानों को होमो सेपियंस भी कहते हैं। In the definition of species, we must emphasize in nature
because two organisms related to two different but closely related species can crossbreed under artificial conditions. In such unnatural crosses, they produce infertile offspring. For example, a cross between a male donkey and a female horse produces an infertile offspring that is mule. ठीक है, ये इसमें लिखा हुआ है कि डिफरेंट स्पीशीज को करेंगे तो वो एक फिर डिफरेंट चीज़ जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगी. ठीक है, तो इस तरह से हमने अभी पढ़ा क्लासिफिकेशन, उसके एम्स, उसके बेसिस हमने पढ़ी. ठीक है, प्रिंसिपल पढ़े उसके. तो इसमें हमने देखा कि टेक्सोनॉमी क्या होती है, सिस्टमैटिक्स क्या होता है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, टेक्सोनॉमिक हायरार्की क्या होती है, और बेसिस ऑफ जो स्पीशीज़ क्या होती है कि वो बेस यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन होती है.